Welcome back student. So let's we continue our kingdom protista. हमने लास्ट वीडियो में प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट्स के बारे में प्रोटिस्टा का डिवीजन क्राइसोफाइट्स पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लेनोइड्स के बारे में. यूग्लेनोइड्स एंड डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा दैट इज यूग्लिनोफाइटा. Division is यूग्लिनोफाइटा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो सीधा जो हमारा यूग्लिनोफाइटा है इसके अंडर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे कैसे होंगे? These are also single cell eukaryotic organism. Previously, यूग्लिनोफाइटा were placed in plant kingdom. इसको सबसे पहले जब डिवीज़न हमारे जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, तो यूग्लिनोफाइटा है उनको प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया था. सो प्रीवियसली दीज वर प्लेस्ड इन यूग्लिनोफाइटा वर प्लेस्ड इन plant kingdom. Now question is why these were placed in plant kingdom? क्योंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है that is photosynthetic, means that they are autotrophic in nature. इसीलिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से इनको सबसे पहले जब डिवीज़न हो रहा था, सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उस यूग्लिनोफाइटा को प्लांट किंगडम में प्लेस्ड किया गया था. सो दैट दे वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम ड्यू टू द presence of photosynthetic nature. बट जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान इसको प्लांट से हटा के और प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया. सो दैट बट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ during the 5 kingdom classification, but during 5 kingdom classification, यूग्लिनोफाइटा, but during 5 kingdom classification these were placed in protista. पहले यूग्लिनोफाइटा को प्लांट किंगडम में रखा गया. क्यों प्लांट किंगडम में रखा गया था? क्योंकि ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते थे. फिर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान इसको प्लांट किंगडम से हटा के और प्रोटिस्टा में रखा गया. ऐसा क्यों? प्लांट किंगडम से क्यों हटाया गया? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल होती है. बिकॉज प्लांट्स हैविंग, इनको प्लांट किंगडम से क्यों हटा दिया गया? बिकॉज प्लांट्स हैविंग सेल वॉल. और यहाँ हमारे यूग्लिनोफाइटा के जितने भी मेंबर्स थे उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी. दे लैक सेल वॉल. सो सेल वॉल की एब्सेंस उनको प्लांट किंगडम से हटाने के लिए सेल वॉल की एब्सेंट है, वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था. सो दैट सेल वॉल
cell wall absent in case of Euglenophyta. Okay, so this was the first point, that these were placed in plant kingdom due to the presence of photosynthetic pigment, but at the time या फिर during the five kingdom classification these were placed in Protista. Why these were placed in Protista? Because they don't have cell wall. Cell wall जो कि plants में cell wall present होती है over cell membrane. अब यहाँ यूग्लेनोइड्स हैं, उनके अंदर तो सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल नहीं थी, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको प्लांट किंगडम से हटाने के लिए काफ़ी था कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इनको किस में रखा गया, इनको हमारे प्रोटिस्टा में रखा गया। नेक्स्ट इज ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये फ्री फ्लोटिंग है, ये मेराइन है या ये फ्रेश वाटर है, तो दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म, दीज आर फ्रेश एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे प्रोटिस्टा हैं, सॉरी हमारे यूग्लेनोइड्स हैं, these are found as, second point, these are found as free floating living organism, free floating living organism, फ्री फ्लोटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे पानी में रहते हैं ये, लिव इन फ्रेश वाटर, लिव इन फ्रेश वाटर। इसके अलावा समटाइम या यू कैन से दे कैन लिव इन डैम्प सॉइल, they can live in damp soil, or they can also live in brackish water, so this is another point कि ये कैसे होते हैं, these are free floating living organism। ये डैम्प सोयल में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं वैसे तो, ये डैम्प सोयल में भी रह सकते हैं और ये ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसके हैबिटेट के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट जैसे ही सनलाइट नहीं होती ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन से दैट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ्स। So this is the third point, that euglenoids are autotrophs in the presence of sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, deprive of sunlight, they behave as, but deprive of sunlight, they behave as heterotrophs। ओके, ये हमारे यूग्लेनोइड जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना खुद क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इनके पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जनरली तो। बट जैसे ही सनलाइट नहीं होती, इन डिप्राइव ऑफ सनलाइट, दे बिहेव एज ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है, यूग्लेना।
यूग्लिना, इसके अलावा पैरानेमा, पैरानेमा. So there are some examples of euglenoids, यूग्लिना एंड पैरानेमा. इसके बारे में अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो हमें पता है कि these are, first point, these are unicellular. Second, so we should write these are unicellular. Structure of euglena. If you will see the structure of euglena, the structure of euglenoids. First point क्या कहता है? They are unicellular. They are unicellular. Cell wall is absent. भाई अभी बताया था कि सेल वॉल इनमें नहीं होती, तो सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती है. ओके, तो सेल वॉल एब्सेंट हो गई तो सेल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो काफी रिजिड होती है. तो दीज आर यूनिसेलुलर, सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. सेकंड पॉइंट, द सेल मेम्ब्रेन is made up of lipoprotein, which is a conjugated protein which is made up of lipid as well as protein. And this lipoprotein and जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे यूग्लेनॉइड्स की, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द पेलिकल प्रोटीन. सो यू कैन से द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय, द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय, cell membrane is covered by पेलिकल. पेलिकल से कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय पेलिकल. व्हाट इज दिस पेलिकल? दिस पेलिकल इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, अ प्रोटीन टाइप या प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन, and this provide flexibility to cell membrane. The presence of pellicle provide the flexibility to the elasticity, and this pellicle is elastic in nature. This pellicle is elastic in nature. Okay, next, third point. This is the structure of euglena. This is the structure of euglena. It is the posterior part, posterior end, and this is anterior end. Anterior end. यूग्लिना का स्ट्रक्चर है ये. दो एंड बता दिए गए हैं आपको. एक तो हमारा आगे वाला एंड होता है, आगे वाला मतलब ये हिस्सा होता है जिसे हम एंटीरियर एंड बोलते हैं, एंड जो लोअर बेस होता है दैट इज द पोस्टीरियर एंड. तो यहाँ हमारे एंटीरियर एंड पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है. ओके, और उस कैविटी में फ्लैजेला, उसी कैविटी से फ्लैजेला राइज होता है. सो वी कैन से ऑन द एंटीरियर एंड, you can say these structure having या they having. okay, these इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लें, हम यूग्लिना के बारे में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? it having. so they having या their cellular structure having their cellular structure having only one flagella, only one functional flagella, only
only one functional flagella and one non-functional flagella. एक फंक्शनल फ्लैजिला है और दूसरा कैसा फ्लैजिला है, नॉन फंक्शनल। फ्लैजिला की प्रेजेंस है वो क्या करती है, फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट, द फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट और लोकोमोशन, यू कैन से द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीरियर एंड पे कैविटी प्रेजेंट होती है। एट द एंटीरियर एंड या टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड ऑफ द यूग्लिना देयर इज अ कैविटी प्रेजेंट एंड दैट कैविटी इज नोन एज रिजर्वियर एंड द फ्लैजिला अराइज फ्रॉम दिस रिजर्वियर। अब देख पा रहे हैं कि एंटीरियर एंड पे कैविटी होती है और ये कैविटी फ्लैजिला को अराइज करने में हेल्प करती है, सो दैट next point towards the anterior end, towards the anterior end a cavity present, a cavity present which is known as reservoir, which is known as reservoir. This reservoir, yeah, flagella arises from this reservoir. Okay, the flagellum arises from this reservoir, or you can say this cavity. Next, their cellular structure having haploid nucleus. They having haploid nucleus. न्यूक्लियस कैसा होगा इनका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, यू नो वेरी वेल, haploid nucleus, diploid nucleus, so that they having haploid nucleus. Next, these is organism having, these organisms having, what they having? These organisms having photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, these having chlorophyll A, chlorophyll B, and xanthophyll. तो xanthophyll तो हमारे क्राइसोफाइट्स में भी प्रेजेंट थे, लेकिन क्राइसोफाइट्स में प्यूकोजैंथिन प्रेजेंट था। xanthophyll यहाँ in case of these euglenoids यहाँ कौन से xanthophylls present होते हैं, so that there are another type of xanthophylls present that are known as zeaxanthin. So zeaxanthin type of xanthophylls present. So you can say the organism having photosynthetic pigment chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls. Next देखिए, they having chloroplast, and they having vacuoles inside their cellular structure. Vacuole present है, तो vacuole किस में help करेंगे? Vacuole will help in osmoregulation. Vacuoles are present here. These are vacuoles present.
ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं. दीज आर वैक्यूल्स. The cellular structure, these having vacuoles inside their structure. Inside their cellular structure, and these vacuoles help in osmoregulation. They having vacuoles inside their structure. These vacuoles help in osmoregulation. Now they store their food. तो इनका जो stored food होता है वो किस फॉर्म में होता है? They store their food. एक पॉइंट और लिख लीजिए. They having chloroplast. These having chloroplast. क्लोरोप्लास्ट है इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. नेक्स्ट, these having stored food. इनका stored food होता है वो किस फॉर्म में होता है? They store their food in the form of paraline or fats. They store their food in the form of paramylum or paramylum or and fats. Paramylum और fats के रूप में ये अपना खाना स्टोर करते हैं. So students, this was about euglynoids. If you having any problem related to euglynoids, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.